नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं जो काफी अहम माने जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद एन्युटी खरीदना अब आपके लिए और आसान होगा और जो पेंशनर्स हैं वो लाइफ सर्टिफिकेट बेहद आसानी से ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसकी बारीकियों को आज हम समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आपको करनी है तो एनपीएस एक अच्छा विकल्प है या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी से लंबी अवधि का निवेश करें तो आप एनपीएस से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों की खूबियों को हम अच्छे से जरा समझते हैं और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं अनिल चोपड़ा। यह है ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। अनिल जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस मनी गुरु में। और एनपीएस चर्चाएं कई शो में आपके साथ भी हो चुकी है नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी हुई, लेकिन कुछ ताज़ा बदलाव किए गए हैं इसमें। बेसिकली जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है आईआरडीएआई ने रिटायरमेंट के समय जो एनपीएस में जो राशि इकट्ठा हो जाती है उसके लिए पहले डबल फॉर्म लगता था। आप ये बेहतर ढंग से बता पाएंगे, जिसकी अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, ये डबल फॉर्म खत्म करने की वजह से जो पेंशनर्स हैं उनकी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी? ये काफी अच्छा बदलाव है और इसको समझ लेते हैं। पहले तो अब सबको याद दिला दें कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो 70 साल से कम है, तो ये तो होगी एंट्री की बात। फिर आता है कि भाई इसमें से कभी ना कभी एग्जिट भी करेंगे जब पेंशन स्टार्ट होगी, तो उसकी जो उम्र की सीमा है वो स्वाति है 60 से ज्यादा और 75 से पहले। तो मोस्टली जो लोग हैं 25, 30, 40 साल की उम्र में एनपीएस में शामिल हो जाते हैं और 60 के बाद कभी भी 62, 65, 70, 75 से पहले एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट करने के टाइम पे आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ निर्णय लेने होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक तो यह है कि भी जो आपके पैसे जमा हो रखे हैं एनपीएस में उसका कितना हिस्सा आप चाहते हैं कि लमसम वापस ले लें और कितने पे आपकी एन्युटी या पेंशन स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे ये भी मैं क्लियर कर दूं स्वाति कि हमारा प्रोग्राम हिंदी में है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं भी ये दो वर्ड्स हैं, एन्युटी और पेंशन, पेंशन और एन्युटी। तो मैं बता दूं कि ये दो इंग्लिश के वर्ड्स हैं बट इनके मायने बिल्कुल सेम है। कभी कंफ्यूज मत हो जाओ कि भी पेंशन क्या है और एन्युटी क्या है। एन्युटी का मतलब ये है कि लाइफ लॉन्ग पेंशन। तो उस वक्त आपको ये डिसीजन लेना होता है कि कितने अमाउंट पे आपको पेंशन लेनी है। तो वो पेंशन जो मिलती है वो मिलती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के एन्युटी प्लान से, जो कि आईआरडीए के अंदर आते हैं। तो अभी तक तो ये चलता था कि जब आपने एग्जिट लेना है पहले तो आप एक एग्जिट का फॉर्म भर के दो एनपीएस और यानी कि पीएफआरडीए को, जो पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप उनको बताओ जी मैं एग्जिट ले रहा हूं और मुझको पेंशन चाहिए, और उसमें अपनी सारा ब्यौरा देंगे, अपने नॉमिनी का, अपनी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वगैरह। बहुत लंबे चौड़े 3-4 पेज का फॉर्म होता है। फिर उसके बाद आप जब एन्युटी लेने जाएंगे किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास तो वहां पे फिर वो बोलते हैं कि आप प्रपोजल फॉर्म दीजिए, आपको एन्युटी चाहिए, आप दोबारा से बताइए आपका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, आपका कौन सा बैंक अकाउंट डिटेल है, क्या आपका आधार कार्ड है वगैरह वगैरह। वही सारी इंफॉर्मेशन दो बारी भरनी पड़ती थी। एक बारी तो पीएफआरडीए में एग्जिट लेने के लिए और एक बारी इंश्योरेंस कंपनी में एन्युटी स्टार्ट करने के लिए। इसकी तरफ जब ध्यान दिलाया गया रेगुलेटर्स का तब आईआरडीए ने कल ही एक सर्कुलर, 2 दिन हो गए शायद, सर्कुलर इश्यू करके क्लैरिफाई कर दिया है सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि जो आप फॉर्म भरेंगे पीएफआरडीए में एग्जिट लेने के लिए वही का वही फॉर्म ऐसे का ऐसे बिना कोई बदलाव किए हुए आप दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को जहां से आपने एन्युटी लेनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है कि आप कौन है, आपका नॉमिनी कौन है, आपको पेंशन की कौन सी ऑप्शन चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, आधार कार्ड क्या है वगैरह वगैरह। तो इससे जो है काफी जो टाइम लगता था और जो एक दुविधा रहती थी फॉर्म को 2 बारी भरने में, सारी डिटेल्स देने में, तो वो उससे जो है अब छुटकारा हो गया। तो ये काफी इससे सहूलियत हो जाएगी कि एक ही फॉर्म से आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तरफ तो आपका एग्जिट हो गया एनपीएस से और दूसरी तरफ आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ये बड़ा बदलाव आया है। ओके, तो बिल्कुल, तो ये बदलाव आपने अच्छे से समझाया अनिल जी। हमारे साथ तनवीर आलम भी जुड़ गए हैं शो में, सीईओ फिनकार्ट। तनवीर, स्वागत करते हैं आपका। वैसे एनपीएस को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बहुत समय से कोशिशें चलती आ रही है। शुरुआत में तो थोड़ा एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब फुल फ्लेजेड लोग एनपीएस को बहुत पसंद करने लगे हैं एज ए रिटायरमेंट टूल, रिटायरमेंट ऑप्शन।
मैं अगर इसकी कुछ और खूबियों की आपसे चर्चा करूं तनवीर, तो कौन सी ऐसी खूबी है जो रिटायरमेंट के लिहाज से एनपीएस को काफी बाकी ऑप्शन से ऊपर बनाती है? क्या वो टैक्स हो सकता है, या फिर चाहे क्या वो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी हद तक हो सकती है कि आप कभी भी आंशिक निकासी भी कर सकते हैं कुछ सर्टेन सिचुएशंस में? तो एनपीएस को एक आकर्षक ऑप्शन आपके लिहाज से कौन सी चीजें बनाती हैं? बिल्कुल स्वाति, इनफैक्ट कई एक पॉइंट है जो एनपीएस को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाती है। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक रिसेंटली एचएसबीसी का सर्वे किया गया था, जिसमें उन्होंने सर्वे में डेटा दर्शाया था कि 10 में से 7 लोगों को अपने रिटायरमेंट में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है क्योंकि रिटायरमेंट लोग प्लानिंग पहले से नहीं करते, जो कि ये एक अहम गोल है और सबसे ज़रूरी भी है। तो टिपिकली क्योंकि गोल बिहेवियरली ये बहुत दूर का गोल है, तो लोग अधिकतर इसे अवॉइड करते हैं। सो अब एनपीएस आने के ज़रिए से क्या होता है कि ये एक फोर्स इन्वेस्टमेंट होती है जो रिटायरमेंट तक चलती है। गवर्नमेंट ने इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए 80C के अलावा जो आप 50,000 रुपये एडिशनली और इस पर अगर निवेश करते हैं, उस पर आपको 80CCD के तहत 2 के तहत आपको एडिशनल 50,000 पे टैक्स रिबेट मिलता है। तो ये एक्चुअली एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लोगों को आकर्षित करता है। तीसरा क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप अपने क्या कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक एज वाइज कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा जोखिम या रिस्क मार्केट का नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकली एनपीएस को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पैकेज में पिरोती हैं। फाइनली जो एनपीएस का जो कॉस्ट है, जो एग्जैक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट है, इस दुनिया में सबसे कम कॉस्ट में ये एनपीएस मैनेज होता है इंडिया में। तो ये सब इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का रूप देती है। ओके, तो कई ऐसे फायदे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के जो तनवीर ने गिनाए, और जो निवेश करने का तरीका है, जो निवेश करने के विकल्प हैं अनिल जी, जिसमें ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस में मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि इन दोनों में ही निवेशकों को किस तरीके के विकल्प मिलते हैं निवेश करने के। क्योंकि इक्विटी में भी आप निवेश कर सकते हैं, फिर उसके अलावा सरकारी बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट डेट में आप निवेश कर सकते हो। निवेश के विकल्प बहुत है। अधिकतम इक्विटी में एनपीएस में कितना निवेश किया जा सकता है इन दो अलग अलग चॉइसेस के जरिए? देखिए, एनपीएस जो है, क्योंकि एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपकी लाइफ का गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग का, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसमें जोखिम का या रिस्क का पूरा ध्यान रखा गया है कि ज्यादा रिस्क ना दिलाया जाए, और उसके साथ ही रिटर्न भी जो है वो बेहतरीन दिलाई जाए, जिससे इन्फ्लेशन भी बीट हो जाए, वो साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते रहे। तो इसमें जो भी आप पैसा निवेश करते हैं वो अल्टीमेटली जाता है, कुछ हिस्सा इक्विटी में, कुछ हिस्सा जाता है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और कुछ हिस्सा इसका जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और कुछ दूसरी ऑल्टरनेटिव्स में भी जाता है 5-10% के करीब। अब ये जो 3 जो बड़े विकल्प हैं, इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसमें किस अनुपात से पैसा आप डालें, इसके लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो होता है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस मतलब कि आप खुद डिसाइड करके बताएं कि भाई इतना % मेरा डाल दीजिए, 33% इक्विटी में, 33% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 33% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। मैक्सिमम जो है वो इक्विटी में 50% ही अलाउड है, उससे ज्यादा भी अलाउड भी नहीं है। तो हम इन सब चीजों से बचने के लिए हम ये सलाह देते हैं कि आप एक्टिव चॉइस को ना चुने, आप चुने ऑटो चॉइस को। ऑटो चॉइस का मतलब है कि आपकी सिरदर्दी खत्म हो गई। अब जो सरकारी जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो पीएफआरडीए ने आपके लिए तय किया हुआ है, जो रिसर्च जो लोगों ने करी हुई है, उसके हिसाब से आपकी उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा इक्विटी में कम होता जाएगा और थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में बढ़ता जाएगा। और आपको कभी भी उसको बैलेंसिंग करने की या ये देखने की कि कहीं मैं ज्यादा रिस्क तो नहीं रहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके चलते स्वाति हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि जैसे ही एनपीएस शुरुआत करें, उसमें 2 कॉलम बने होते हैं, एक्टिव या ऑटो। आप फटाफट से आंख मूंद के ऑटो के सामने टिक कर दें
ताकि आप इस सिरदर्दी से बच जाए कि भी मार्केट ऊपर है, नीचे है, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से निजात मिल जाती है आपको। और लॉन्ग टर्म में आप पाते हैं कि जब 25-30 साल की स्कीम है कि आपको तीनों सेगमेंट्स का बेनिफिट मिलता है। इक्विटी के तो मिलते ही हैं बेनिफिट, साथ में ही आपको बैलेंस हो जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी। उसकी जो रिटर्न भी अभी तक आई है वो 11% से 14% के बीच में रही हैं, अगर किसी ने 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था, जो कि डबल डिजिट रिटर्न्स हैं और काफी बेहतर मानी जाती हैं। दूसरे जो मुकाबले की जैसे स्कीम्स हैं, जैसे पीपीएफ हो गई या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गई या पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हो गई, उनमें सिंगल डिजिट रिटर्न आती है, इसमें डबल डिजिट रिटर्न आई है, 11, 12, 12.5 इस तरीके से। तो लोगों की अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हुई है और लोगों का जो भविष्य है इसके जरिए वो सुनहरा होने वाला है। जो गोल्डन ईयर्स हैं वो डायमंड ईयर्स बनने वाले हैं। ओके, आपने पीपीएफ की चर्चा की। यहाँ पर हम इनफैक्ट एक तुलना भी दर्शकों के समझ के लिए दिखाना चाह रहे थे कि पीपीएफ एनपीएस दोनों एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें 1.5 लाख तक के निवेश पर तो आपको डेफिनेटली एटीसी का बेनिफिट मिलता ही है। एनपीएस में एक एडिशनल बेनिफिट है, एटीसीसीडी 1 के तहत आपको अतिरिक्त 50,000 का जो है वो बेनिफिट मिलता है, जो कि डेफिनेटली 2 लाख का बेनिफिट इसे बनाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फायदा है एनपीएस का अगर हम पीपीएफ से इसकी तुलना करें। रिटर्न तो आपको मालूम है पीपीएफ पर अभी 7.1% का है, और जैसा अभी बता रहे थे अनिल जी, एनपीएस क्योंकि इक्विटी की मात्रा भी होती है, लगभग 8 से 11% हम मान सकते हैं कि इतना जो रिटर्न है वो एनपीएस ने जनरेट जरूर किया। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से हमने अनुमानित कुछ यहाँ पर 25 साल के बाद कितनी रकम आपकी बन सकती है 1.5 लाख निवेश की, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जब हम इस कंपैरिजन की बात करते हैं तनवीर, कोई एनपीएस में पैसा डाल रहा है लंबी अवधि के लिए और उसके मुकाबले कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा है, ये लोग जानना और समझना कई बार चाहते हैं कि एनपीएस में ज्यादा फायदा है या फिर लंबी अवधि की एसआईपी से ज्यादा पैसा बनेगा। देखिए, ये 2 डिफरेंट रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट हैं। जब इक्विटी फंड में पैसा एसआईपी करते हैं तो वो इक्विटी फंड का रिस्क होता है, क्योंकि उस पर रिस्क ज़्यादा है, जोखिम ज़्यादा है, तो उसके रिटर्न्स भी बेटर होंगे। और लेकिन एनपीएस क्योंकि एक कॉम्बिनेशन, जैसे अनिल जी ने अभी बहुत अच्छे रूप से एक्सप्लेन किया था कि इस पे इक्विटी और डेथ की मात्रा, जीसे का कॉर्पोरेट बॉन्ड की मात्रा सब एक साथ मिली हुई होती है, क्योंकि इस पे बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसकी रिस्क रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है इक्विटी ईएलएसएस की मुकाबले या किसी इक्विटी फंड के मुकाबले। क्योंकि रिस्क कम है तो थोड़ा सा रिटर्न भी कम है इसमें। तो ये सही मायने में कंपैरेबल नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ आंकड़ों के बेसिस में अगर आप डिसाइड करना चाहें रिटर्न के बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी में एसआईपी करना अपने रिटायरमेंट फंड के लिए बहुत ही फायदेमंद का सौदा रहेगा, क्योंकि उसके रिटर्न्स आपको एनपीएस से बहुत बेहतर मिलेंगे। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, लोग इक्विटी फंड में निवेश करना क्यों नहीं चाहते हैं? वो ये समझते हैं कि इक्विटी मार्केट में, इक्विटी फंड में निवेश करना जोखिम से भरा होता है। तो किसी भी आप रिटायरमेंट फंड को पिकअप कर ले, चाहे वो पीपीएफ हो या ईपीएफ हो या आप एनपीएस की तुलना करते हैं, ये सब लंबी अवधि के लिए होता है। और आप डेटा अगर देखेंगी, किसी भी 10 ईयर पीरियड में इक्विटी मार्केट ने वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं किया है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, मैं डायरेक्ट स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ, किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप स्टडी करेंगे 10 साल के टाइम होराइजन में वेल्थ डिस्ट्रक्शन या नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है किसी भी इन्वेस्टर को। तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए है, तो इक्विटी में अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपके रिस्क भी रिड्यूस हो जाते हैं और इस पे रिटर्न भी बेटर आता है। लेकिन अगर आप मार्केट की उतार चढ़ाव से घबराते हैं, वोलेटिलिटी से घबराते हैं, तो आपके लिए एनपीएस बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क जो है मॉडरेट है इक्विटी के मुकाबले। ओके, इसमें एक शायद एडिशनल बात ये भी हो जाएगी अनिल जी, चलिए आपको रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन जो पेंशन वाला जो एक बेनिफिट है कि एनपीएस में अगर आप पैसा इकट्ठा भी कर पा रहे हैं और उसके बाद आप हर महीने पेंशन भी ले पा रहे हैं, तो ये रिटायरमेंट के लिए प्लस सिचुएशन होती है। आपका इसमें व्यू क्या रहेगा?
रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि की बिल्कुल फुल डिसिप्लिन वाली एसआईपी या फिर एनपीएस में निवेश सही? देखिए, ये आपका प्रश्न वैसे ही है कि जैसे अगर कोई आपको पूछे कि आपको सेब ज्यादा अच्छा है कि संतरा ज्यादा अच्छा है, तो आप मानेंगे कि ये दोनों ही जो फ्रूट्स है ना आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। दोनों अलग अलग जाके कुछ डिफरेंट टाइप के विटामिन आपके शरीर को इम्यूनिटी से भर देंगे। ऐसे ही पीपीएफ और ये एनपीएस और म्यूचुअल फंडशिप, ये जो दो जो हम विकल्पों की बात कर रहे हैं, ये दोनों हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इनको हम कंपेयर करके बोले कि ये बेहतर है उससे, इसको छोड़ दीजिए उसको चुन लीजिए, ये आई थिंक ये अच्छी ये एक डिस्कशन नहीं रहेगी। बेटर ये रहेगा कि हम दोनों को चुने और एक अच्छे अनुपात में चुने, क्योंकि दोनों के बहुत ही अलग अलग बेहतरीन फायदे हैं। मैं आपको यहाँ गिना देता हूँ। देखिए, पहले तो जो एनपीएस है वो आप में एक अनुशासन लाता है, क्योंकि आप एनपीएस से 60 साल से पहले अमूमन एग्जिट नहीं कर पाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंडशिप्स में एक ही टेम्पटेशन रहती है कि कभी मार्केट बहुत अप हो गई, आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, आपको लगता है कि चलिए फटाफट से कुछ पैसे निकाल के एक वर्ल्ड ट्रिप मार के आ जाते हैं 3-4-5 लाख रुपए का। ऐसा आप एनपीएस में नहीं कर सकते, वहां पे एक अनुशासन आता है। दूसरा जो बड़ा फायदा है, एनपीएस से आपको बाद में एन्युटी लेके आपको पेंशन मिलती है, जो कि म्यूचुअल फंडशिप्स में आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आप उसको लिक्विडेट करें और फिर जाके एन्युटी लेके पेंशन लें। तीसरी चीज ये है कि जब आप एग्जिट लेते हैं एनपीएस से, तो जो भी पैसा मिलता है आपको 60% तक आप निकाल सकते हैं टैक्स फ्री। जबकि अब हम सबको पता है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से आप जब पैसा निकालेंगे तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि एनपीएस में 60% तक जो है अमाउंट निकाल सकते हैं बिना कोई टैक्स दिए हुए। और जैसे पहले बताया, इसमें पेंशन आपको ताउम्र मिलेगी। इसके अलावा तनवीर आलम जी ने पहले एक बात करी थी एक्सपेंसेस की। एनपीएस में जब आप निवेश करते हैं तो इसमें जो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडस्ट्री और इन कंट्री हैं और इन वर्ल्ड हैं, जबकि म्यूचुअल फंड शिप्स में जो है वो एनपीएस के फंड मैनेजमेंट के मुकाबले में ज्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से ये कुछ फायदे नुकसान दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल दोनों ही आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प हैं और दोनों होने चाहिए। और एक बात और मैं याद दिला दूं कि एनपीएस में जो है अमाउंट की कोई ऐसे लिमिट नहीं है। म्यूचुअल फंडशिप अगर आप करते हैं तो आपको हर महीने एक कुछ फिक्स अमाउंट आपको हर महीने वहां पे कमिट करना पड़ता है, लेकिन एनपीएस में आप एक साल 50,000 डालें, अगले साल 2 लाख, तीसरे साल 10 लाख, चौथे साल 20,000, कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एनपीएस में। जबकि म्यूचुअल फंड शिप्स में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लेके हर महीने वो निवेश करना पड़ता है। तो ये दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और दोनों का आप फायदा उठाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आपके पोर्टफोलियो में एक एनपीएस निवेश भी हो और लंबी अवधि की एसआईपी भी हो तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जैसा कि बहुत बखूबी बताया अनिल जी ने। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर निवेश म्यूचुअल फंड गाइड में समझने की कोशिश करते हैं, इनकी अपने अपनी क्या खासियत है। बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा हमारे साथ है और फिन कार्ड से तनवीर आलम से हम कर रहे हैं खास चर्चा। तनवीर, आपसे समझेंगे डायरेक्ट और रेगुलर निवेश को लेकर लोगों के मन में शंकाएं रहती है, थोड़ा सा ब्रीफली आपसे समझे डायरेक्ट निवेश कैसा होता है और रेगुलर निवेश को कैसे समझे। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं आपके पास दो ऑप्शन रहता है, आप डायरेक्ट निवेश करें या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कोड में निवेश के जरिए निवेश करें। तो जिस अब इन दोनों का कॉस्ट जो है, एक्सपेंस रेशियो जिसे कहते हैं, वो अलग अलग होता है। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप निवेश करते हैं उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है डायरेक्ट के मुकाबले। ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है। ओके, यही इतने डिफरेंस है। तो अब किसको किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्ट में, किनको इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का की हेल्प लेनी चाहिए। देखिए, दोनों ऑप्शन अपने आप में सही मायने रखता है। यदि किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी है और वो समय दे पा रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल उन्हें म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ऑप्शन के जरिए निवेश करना चाहिए। और ये क्योंकि एक्सपेंस छोटे छोटे एक्सपेंस रेशियो अब आप बचाते हैं तो ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड वो आपके लिए एक एडिशनल वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपके पास जानकारी नहीं होती, तो मैं एक सिंपल ये सलाह दूंगा कि भाई तब आप किसी एडवाइजर का हेल्प लें या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लें इसको निवेश करने के लिए। तो ये दोनों अपने आप की चॉइसेस है और ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस हद तक अपनी इन्वेस्टमेंट खुद एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं।
अनिल जी, अब आजकल तो खुद से निवेश करने का एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है। आप शायद बेहतर बता पाएंगे कि लोग रेगुलर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि डायरेक्ट निवेश को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आजकल? देखिए, नेचुरली रेगुलर जो है अभी भी बहुत बड़ी मार्केट है। डायरेक्ट में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको ऐसे समझना बेहतर रहेगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं या केमिस्ट की तरफ भागते हैं? तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। उसको फीस बचाने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना कि सीधा केमिस्ट के पास चले जाओ और अपनी मर्जी से ही दवाई लेके और फिर उसमें चाहे नुकसान हो जाए। तो यही फर्क है रेगुलर में और डायरेक्ट में। अगर तो जैसे तनवीर ने बोला कि आपको मार्केट्स की बहुत अच्छी समझ है, आपको सब पता है कि भाई लार्ज कैप फंड्स क्या है, मिड कैप फंड्स क्या है और कब कहां से एग्जिट करना है, कितने परसेंट कौन सा वाला फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, आपको सलाह नहीं चाहिए किसी की भी क्योंकि आपने थोड़ी वो सलाह के पैसे बचाने हैं, फिर तो आप डायरेक्ट फंड में जाएं। लेकिन आप जोखिम ले रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि कोई आपकी हैंड होल्डिंग नहीं कर रहा है, कोई आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं कर रहा है। ये सारे फायदे मिलेंगे अगर आप जाएंगे रेगुलर प्लान में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, जिसको हम फाइनेंशियल डॉक्टर भी कह सकते हैं। वो आपको सारी कंपैरिजन करके बढ़िया बढ़िया प्लान्स में आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, बीच बीच में उसको रिव्यू करता रहेगा। और जब जब आपको जो भी कोई दुविधा होगी, कोई नॉमिनेशन चेंज करना है, कोई एड्रेस चेंज करना है, कोई बैंक अकाउंट डिटेल, वो सारी आपकी मदद करेगा। तो इसके चलते आपको अब खुद चुनना है कि भाई आप सीधा केमिस्ट के पास जाना चाहते हैं डायरेक्ट प्लान लेके, या डॉक्टर के जरिए अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं थोड़ी सी फीस देके। फीस का फर्क पड़ेगा। अगर आपने थोड़े पैसे बचाने हैं तो फिर आप रेगुलर प्लान में जाइए, लेकिन कई बार वो रिस्क जो है वो ज्यादा बड़ा हो सकता है उस फीस के जो आपने थोड़ी सी बचाई। ये क्या किसी ने रेगुलर निवेश किया पहले, मतलब जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर की भूमिका शामिल है, एक बार समझ आ गई और उसके बाद फिर उसी फंड के डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट आसानी से किया जा सकता है? किया जा सकता है, या कुछ लोग करते भी हैं। लेकिन फिर आप देखिए कि जैसे ही आप रेगुलर से डायरेक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल डॉक्टर की जो एक्सपर्टीज थी वो मिलनी बंद हो जाएगी। वो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कैसे करेगा अगर उसको कुछ भी इनकम वहां से नहीं हो रही है? वो आपको कैसे बताएगा कि भाई कौन सी अब बढ़िया स्कीम आ गई है, कब आपने कहां से निकलना है, कहां एंटर करना है, कितने परसेंट लार्ज कैप होना चाहिए, कितने परसेंट मिड कैप वाला आजकल कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा वाला पैसिव फंड्स अच्छे हैं कि एक्टिव फंड्स अच्छे हैं, ये सारी सलाह मिलनी बंद हो जाएगी आपको अगर आप बीच में रेगुलर से डायरेक्ट में चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कर सकते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। जी तनवीर, हाँ तनवीर बताइए। कहूंगा, आपका सवाल था कि कितने लोग उसमें मूव कर रहे हैं। आज के दिन में भी मेन अगर दो तरह के कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर जो मेनली कॉर्पोरेट बॉन्ड उनको अगर हटा दें, मैं रिटेल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। आज भी रिटेल ऑडियंस में 80% के ऊपर लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेते हैं। ओके, और दूसरी बात रही, अगर आप देखेंगे ना कि ये जो छोटे एक्सपेंस रेशियो का बचाने की जब बात कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। आप छोटे पैसे को बचाने के चक्कर में हो सकता है एक बड़ा सा गेन गवा दें। उसकी बहुत से उदाहरण दूंगा मैं आपको कि बहुत से समय में क्या होता है, कभी लार्ज कैप अच्छा कर रहा होता है, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप अच्छा कर रहा होता है। तो एक अगर सीजन एडवाइजर रहेगा ना, तो आपकी उस मार्केट की जो उतार चढ़ाव को कैप्चर बेटर करेगा। दूसरी बात ये देखा गया है कि देखिए, जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो इमोशन और बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न में। मार्केट ने कभी ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, लेकिन क्या ये पॉजिटिव रिटर्न हर इन्वेस्टर ने अर्न किया है? इसका आंसर आपको नो में मिलेगा। तो बिहेवियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल तनवीर, आपने सही बताया आपने कि सिर्फ कुछ कमीशन बचाने के लिए आप इतना बड़ा डिसीजन ना ले, क्योंकि आपको अपने पूरी इस निवेश की जर्नी में एक एडवाइजर की जरूरत हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए अगर आप पूरे श्योर हैं, आप डेफिनेटली डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, पर रेगुलर निवेश करने में कोई नुकसान नहीं है, ये समझना बेहद जरूरी है। अनिल जी, बहुत धन्यवाद आपका, और तनवीर आपका भी धन्यवाद करेंगे मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए।